हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले पार्ट में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब स्टार्ट होता है, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक होता है रिएक्टेंट या जिसे सबस्ट्रेट बोलते हैं। वो पर्टिकुलर उस पर एक रीजेंट होता है। वो रीजेंट या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और ये जो रीजेंट है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, हर एक रीजेंट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, उसको उसी में रखा जाता है डिप्ड करके। तो ये 3 पॉइंट हो गया। पहला, नेचर ऑफ क्लीवेज ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा नेचर ऑफ रीजेंट, और तीसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वो हमारा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है कि पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन देने वाला है, और पोलर एप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन नहीं देने वाला है। और चौथा जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो नेचर ऑफ या टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम उसकी स्टेबिलिटी को मेजर नहीं करते हैं तब तक रिएक्शन हमारा स्टेबल है नॉन स्टेबल है वो नहीं बता पाता। तो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट जो बना है यहाँ कार्बोकेटाइन, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना है, और भी रिएक्शन में कुछ और भी बन सकते हैं। तो 5 प्रकार के हमारे इंटरमीडिएट होते हैं, जिसमें एक होता है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, फ्री रेडिकल और नाइट्रीन। तो ये हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें समझ में आए कि जो हमारा रिएक्शन है वो 5 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट या नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा, नेचर ऑफ रीजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। चौथा है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बीन। और नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। तो अगर हमारा रीजेंट जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, अगर इंटरमीडिएट फॉर्म होने के पहले अटैक कर देता है तो वो रिएक्टेंट और रीजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि हमारा इंटरमीडिएट पहले स्टेप में फॉर्म कर गया, लेकिन जो हमारा रीजेंट है वो सेकंड स्टेप में अटैक कर रहा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के या रीजेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो उस केस को हम फर्स्ट ऑर्डर, उस केस को हम इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, और जब ये डिपेंड करता है तो इसको हम सेकंड ऑर्डर कहते हैं। तो जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है, यहाँ स्लोवेस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बन गया, तो उस समय ये न्यूक्लियोफाइल जो रीजेंट है वो अटैक नहीं किया है। तो ये जो रीजेंट न्यूक्लियोफाइल है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आर, ये जो Cl है उसके कंसंट्रेशन पर, और न्यूक्लियो मतलब केवल इस पे डिपेंड करेगा, तो इसे हम केवल फर्स्ट ऑर्डर का बोलेंगे। ये जो दिख रहा है, अगर इसमें जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये इंटरमीडिएट कोई है नहीं लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो अगर उसके बनने से पहले ही हमारा ये जो रीजेंट है वो अटैक कर देता है, तो हम रीजेंट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दोनों रिएक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ये जो RX है, RX एंड OH माइनस, तो 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस इमेज से हमने एक चीज़ निकाला कि रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलोइंग 5 पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इन सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट। ये जो बॉन्ड टूट रहा है
इसके नेचर पर डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है कि कितनी तेजी से, डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ क्लीवेज ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा नेचर ऑफ रीजेंट, ये जो रीजेंट हमने यहाँ लिया है उसके नेचर पे डिपेंड करता है तो कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल। तीसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चौथा नेचर ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बिन। और पांचवा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन मैकेनिज्म मेनली डिपेंड्स ऑन 5 पॉइंट। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब वो जो बॉन्ड का क्लीवेज नेचर है वो होमोलिटिक है कि हेट्रोलिटिक। दूसरा नेचर ऑफ रीजेंट, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल। तीसरा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बिन। चौथा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, मतलब प्रोटॉन देने वाले, और पोलर एप्रोटिक जो प्रोटॉन नहीं देते हैं। और लास्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कहीं कहीं थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। तो इन्हीं पांचों को, जो ये आपको दिख रहा है, इन्हीं पांचों को हम विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला है होमोलिटिक क्लीवेज। होमो का मतलब होता है इक्वल। जब किसी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, वह शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, होमोलिटिक क्लीवेज वह है जब किसी रिएक्टेंट में या किसी कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयर कर जाए। मतलब जब बॉन्ड ब्रेक करे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब इक्वलिंग शेयर करे, जब वो डिवाइड हो तो इस प्रकार के क्लीवेज को होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। और इस केस में फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो देखिए लिखा हुआ है इन होमोलिटिक क्लीवेज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिवाइडेड इन बोथ एटम इन प्रोडक्ट फॉर्म फ्री रेडिकल। मतलब जो प्रोडक्ट बनता है तो इसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का है। तो जो बॉन्ड टूटा तो इक्वल इलेक्ट्रॉन दोनों के पास टूट गया और उस केस में फ्री रेडिकल बनता है, मतलब ये फ्री रेडिकल बनता है। और ये तब पॉसिबल होता है जब दोनों एटम के, जो 2 एटम है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत कम हो या जीरो है। तो ये पहला पॉइंट कह रहा है द फैक्टर विच फेवर होमोलिटिक इज दैट इन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम इज जीरो आर लेस। मतलब होमोलिटिक क्लीवेज मोस्टली वहीं पाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो या बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि होमोलिटिक क्लीवेज टेक्स प्लेस इन गैसियस फेज आर पेरोक्साइड, हीट, लाइट आर रेडिकल। तो ये हीट अगर होगा, हीट का ये सिंबल होता है, लाइट Hμ के प्रेजेंस में, रेडिकल और इलेक्ट्रॉन गैसियस फेज में, पेरोक्साइड भी उपस्थित है। तो अगर इतने उपस्थित हैं तो उस केस में हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज होगा। मतलब हीट का ये सिंबल है Hμ, फ्री रेडिकल का सिंबल है, गैसियस फेज में है, पेरोक्साइड उपस्थित है, रेडिकल उपस्थित है, तो उस केस में होमोलिटिक क्लीवेज होते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि जो इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था वो इक्वल शेयर हो गया। नेक्स्ट है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट ऑफ विषम। तो इसमें जब बॉन्ड ए और बी के बीच में, जो बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें क्या होता है जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो अब यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड नहीं होगा, बल्कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के टूवर्ड्स ये ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये तब संभव होता है जब दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। होमोलिटिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम या जीरो के आसपास होता है और ये मोस्टली 5 to 10% के आसपास रिएक्शन में पाया जाता है। लेकिन 80 to 90, लगभग 80 से 90 जो आयनिक मैकेनिज्म, मतलब जो आयंस बने हैं, ये जो आप देख रहे हो, जो बॉन्ड ब्रेक किया तो एक को प्लस दूसरे को ऊपर माइनस, इसको आयनिक मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसमें ये तब संभव होता है जब 2 एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन ये कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेता है।
तो आप देख सकते हो इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स ट्रांसफर कंप्लीटली टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। अब कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? द फैक्टर विच फेवर हेट्रोलिटिक क्लीवेज इज ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन टू एटम, मतलब इसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज वहीं होता है जहाँ पर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का काफ़ी अंतर होता है, डिफरेंस होता है। दूसरा है कि इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज द मैकेनिज्म इज नोन एज आयनिक मैकेनिज्म आज हेट्रोलिटिक मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें आयंस बनते हैं, आपने देखा प्लस माइनस मतलब आयंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ आयनिक मैकेनिज्म कहा जाता है। थर्ड पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट्स एनर्जी रिक्वायर्ड इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज इज मोर देन होमोलिटिक क्लीवेज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते हो प्लस और माइनस के बीच में फोर्स काम करता है, दैट्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो हेट्रोलिटिक आपको ये इमेज में दिख रहा है, इसमें प्लस माइनस बना है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसलिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हेट्रोलिटिक क्लीवेज में होता है वो होमोलिटिक से ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस भी उनके बीच में अगर पूछे तो आप लिख सकते हो। तो नेचर ऑफ क्लीवेज ऑफ रिएक्टेंट हमने आपको पढ़ाया, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक तब होता है जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस या तो बहुत कम होगा या जीरो होगा, और होमोलिटिक क्लीवेज होमो का ही मतलब ही होता है समान, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज तब पॉसिबल होता है जब दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसे हेट्रो मतलब डिफरेंट और विषम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था कि दूसरा डिपेंड करता था नेचर ऑफ रीजेंट। रीजेंट हमारा कैसा है? नेचर का मतलब है स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो देयर इज टू टाइप ऑफ रीजेंट, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और फाइल का मतलब होता है एफिनिटी। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज कहलाते हैं जिनकी मतलब पॉजिटिव चार्ज या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसके प्रति इसकी एफिनिटी होती है। तो रीजेंट हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट डोनेट्स दियर अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सबस्टेट। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर आगे बताएंगे न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर या तो लोन पेयर होता है या निगेटिव चार्ज होता है। तो वही कह रहा है कि जिसके पास और इनके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियन मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है प्लस चार्ज, वहाँ पर ये हमेशा अटैक करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को डिवाइड किया गया, पहला है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में आप देखिए मोस्टली ऐसे हैं जिनमें लोन पेयर, जैसे ऑक्सीजन है लोन पेयर, नाइट्रोजन है लोन पेयर, ये सब नाइट्रोजन के ही हैं, सब ऑक्सीजन लोन पेयर। PR3 फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर, क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन के फैमिली का है, 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। PR5 जो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, लेकिन PR3 न्यूक्लियोफाइल होता है। तो नाइट्रोजन का कोई भी रहे, ऑक्सीजन का रहे, सल्फर का रहे और फास्फोरस का रहे, तो अगर इनके कोई भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो वो हमेशा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, जो कि लोन पेयर को कंटेन करते हैं। दूसरा न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन किया गया है चार्ज न्यूक्लियोफाइल, मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। NH-, RNH-, RN2-, HS-, मतलब मेनली आपको ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं पहला जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो या जिनके ऊपर लोन पेयर होता है। एक और है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आल्सो एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है, तो ये सभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पाया जाएगा वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, जैसे एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। अब इलेक्ट्रोफाइल को देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब एफिनिटी। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे
रीजेंट होते हैं जिनके एंटी इलेक्ट्रॉन की परत होती है। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं एंड ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ रिच स्पीसीज मतलब जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल टाइप कैरेक्टर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होता है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पॉजिटिव, मतलब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, ABCD 3-4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दोज स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम हैविंग पॉजिटिवली चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने आपको न्यूक्लियोफाइल में बताया कि अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये कुछ उदाहरण आपके सामने है। H3O+, H+, X+, R+, NO2+, NO+, SO3H+, C6H5, N2+। तो ये सब क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा B वाला देखिए तो लिखा है दो सेंट्रल एटम इन अ कंपाउंड, मतलब किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम में हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे BeCl2, इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है, अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, जिसका ऑक्टेट नहीं पूरा होता मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल है। ZnCl2, AlX3, X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, या फिर FeX3 मतलब X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन CH3, तो जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। C कह रहा है न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज ए कंप्लीट आर एक्सपेंडेड ऑक्टेट एंड सेंट्रल एटम हैज ए अनफिल्ड D सबसेल। तो ये जैसे SnCl4, SiCl4, PCl5, SF6, IF7, तो इसमें एक्सपेंडेड, इनको आपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसमें जो D सबसेल होता है वो अनफिल्ड होता है, फील्ड नहीं होता है। तो ये अपने जो इनके पास जो अनफील्ड जो D सबसेल होता है उसी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए ये भी सब इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम अटैच 2 or more than 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच हो, जैसे ZnCl2 में Zn सेंट्रल है और Cl2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव 2 है। SnCl4, Sn जो है सेंट्रल एटम है, Cl उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। NF3 नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, F3 उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो SO3, CO2, CX2 इस पे और इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कार्बीन है। Cl2, Br2, I2 ये सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये 4 पॉइंट हमने आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया। तो आज हम लोगों ने मुख्यतः नेचर ऑफ क्लीवेज ऑफ रिएक्टेंट और नेचर ऑफ रीजेंट, इसको केवल आज चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम ये जो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।